Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पेन लोधा। मित्रों, टीचिंग मेथड का ये टेस्ट नंबर 8वां है। बहुत ही शानदार टेस्ट है ये। सभी टेस्टों से ये शानदार टेस्ट रह सकता है। सबसे अच्छे शिक्षण विधियों के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो पूरा ही देखना, नहीं तो बिल्कुल अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि इतने शानदार प्रश्न बनाए गए हैं। मेहनत लगती है बनाने प्रश्न में भी, तो एक एक ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो आप वीडियो को अभी भी बंद कर सकते हो। तो मित्रों शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है, चाहे वो लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, किसी भी सब्जेक्ट से। पहला प्रश्न है मित्रों, शिक्षार्थियों को सीखने में जो कमी रह जाती है, बालक सीखता है उसमें सीखने में कोई कमी रहती है, उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए। अब सीखने में तो कमी रहेगी, लेकिन उनका क्या कर दिया, समाधान कर दिया उसका। फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, सतत अभ्यास कार्य, समुचित उपचारात्मक कार्य, छात्रों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना और छात्रों का निदान। तो साथियों आपके अनुसार इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा, राइट आंसर बताना है मित्रों। इसका राइट आंसर है सतत अभ्यास कार्य। क्यों है, देखो, छात्र सीखने में कमी रह गई है और उसका समाधान भी कर दिया। अब जो चीज़ छात्रों में कमियां हैं, जो जिन चीज़ों की जिनको छात्रों को सीखने में दिक्कत आए, उनको सिखा तो दिया, लेकिन अगर अभ्यास कार्य नहीं किया जाएगा तो वो वापस भूलने लग जाएंगे। इसलिए सतत का अभ्यास कार्य होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से इसका प्रथम विकल्प सही है। मित्रों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने साथियों, छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों या अधिगम की कठिनाई के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से दी जाती है। कि जो भाषा शिक्षण में उसके कमजोरी के कारण हैं या अधिगम में कठिनाई के जो कारण हैं, जो छात्र है उसको अधिगम में कठिनाई किस कारण से आ रही है, तो उसकी जानकारी कैसे ली जाती है। उपचारात्मक परीक्षण द्वारा, निष्पत्ति परीक्षण द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा और उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए। साथियों इसका राइट आंसर है निदानात्मक परीक्षण द्वारा। कौन से परीक्षण द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्र के अधिगम की कठिनाइयों के कारणों की जानकारी ली जाती है, या जो भाषा शिक्षण में जो कमजोरी है उसकी कारणों की पहचान किसके द्वारा होती है, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। उपचारात्मक परीक्षण द्वारा उन कमजोरियों को दूर किया जाता है, और निष्पत्ति परीक्षण द्वारा ये देखा जाता है कि छात्र ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। तो इस प्रकार आपको तीनों प्रश्न, ये जो विकल्प हैं ये आसानी से समझ में आए होंगे। यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों, किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है इसका पता लगाया जाता है, शिक्षण विधियों द्वारा, निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा, शिक्षण उद्देश्यों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। अब ये प्रश्न तो यार बहुत इजी हो गया, पिछले एक क्वेश्चन में ही मैंने आपको इसका राइट आंसर बता दिया था। क्या राइट आंसर है, निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा यह पता लगाया जाता है कि छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। पिछले प्रश्न में भी मैंने आपको ये बात बता दी थी। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प इसका सही है मित्रों। शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं, आखिर किन उद्देश्यों के लिए, किन चीज़ों को सिखाने के लिए आप बच्चों को पढ़ाते हो, ये होते हैं शिक्षण उद्देश्य। और जो पढ़ाया जाता है जिस माध्यम से, वो होती है शिक्षण विधियाँ। और यहाँ पे विकल्प नंबर दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे। हिंदी भाषा में आप मूल्यांकन कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा महत्व आप किसे दोगे, आपके अनुसार बताइए। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। बताना तो आपके अनुसार है, लेकिन सही बताना है। ऐसा नहीं है कि नहीं सर मेरे अनुसार तो ये है, वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी कहेगा ना क्या आपके अनुसार, तो वहाँ यूनिक भाई आपसे पूछेगा आपने ये लगाया तो उसको राइट मान लिया, नहीं, उसका राइट आंसर रहेगा एक। और इसका राइट आंसर है सीखने की क्षमता का आकलन करना। हिंदी भाषा में मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा महत्व आप दोगे सीखने की क्षमता का आकलन, कि बालक जो सीख रहा है उसकी जो सीखने की क्षमता है वो कितना सीखा है, इसका आकलन को आप सर्वाधिक महत्व दोगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों, मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर है किस चीज़ का। पाठ्यक्रम की दृष्टि से अंतर है,
व्यापकता की दृष्टि से अंतर है, अंकन की दृष्टि से अंतर है या औपचारिकता की दृष्टि से अंतर है? तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए कि मूल्यांकन एवं परीक्षा में क्या अंतर है, किस संबंध में अंतर है? राइट आंसर बताइए दिए गए विकल्पों में से। मित्रों इसका राइट आंसर है व्यापकता की दृष्टि से मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर होता है, क्योंकि देखिए मूल्यांकन का क्षेत्र होता है विस्तृत, व्यापक, और परीक्षा का क्षेत्र होता है सीमित या संकुचित। तो मित्रों दूसरा इसका विकल्प क्या है, सही है प्रश्न नंबर 5 में। साथियों प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छठा प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, सत्रांत की गतिविधि है, पाठ पढ़ाने के बाद ही किया जाना चाहिए, बच्चों की त्रुटियां ढूंढने के लिए किया जाता है। तो मित्रों सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए कि आकलन क्या है, बताएं राइट आंसर। साथियों इसका राइट आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है आकलन। देखो सत्रांत की गतिविधि, जरूरी नहीं है कि आकलन सत्रांत में ही किया जाता है, तो ये ऑप्शन हट गया। पाठ पढ़ाने के बाद ही जरूरी नहीं है कि आकलन करें, बीच में भी आप आकलन कर सकते हो, ये भी हट गया। बच्चों की त्रुटियां ढूंढने के लिए आकलन किया जाता है, ये भी हट गया। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये एक अभिन्न हिस्सा है। मित्रों प्रथम विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ग्राफिक सामग्री है, प्रदर्शन और अभिनय, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री है, फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड, त्रिआयामी सामग्री है, मॉडल और अरे यार ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मान लेना है मॉडल, ये सामग्री हटा दो है ना, मॉडल। और श्रव्य सामग्री है फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड। तो साथियों कौन सा विकल्प सही है ये देखना है आपको, फिर मैं समझाने वाला हूँ इस सभी ऑप्शनों को। राइट आंसर है त्रिआयामी सामग्री है मॉडल, जो एनसीईआरटी ने शिक्षण सहायक सामग्री को 6 प्रकार से बांटा है। मैंने पढ़ा रखा है, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण विधियों में पढ़ा रखी है, यूँ मत कहना कि सर कौन कौन से में बांटा है, पढ़ा रखी है, अच्छी तरह से बता भी दिया था। तो वहाँ पर एक त्रिआयामी मॉडल या 3D मॉडल बांटा है, तो उसमें 3D जो सामग्री है उसमें मॉडल आता है, उसमें नमूने आते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें हैं, वो मॉडल वो त्रिआयामी सामग्री कहलाती है। तो साथियों मॉडल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही है। अन्य विकल्प गलत कैसे हैं देखो, श्रव्य सामग्री फ्लैनल बोर्ड होती नहीं है तो ये गलत हो गया। जो डिस्प्ले बोर्ड सामग्री होती है वो फिल्म स्ट्रिप डिस्प्ले बोर्ड सामग्री नहीं है। जो ग्राफिक सामग्री है वो अभिनय ग्राफिक सामग्री नहीं है, तो इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, शिक्षण मशीन सिद्धांतों पर आधारित है, किस सिद्धांतों पर? अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांतों पर, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों पर, उपरोक्त दोनों के सिद्धांतों पे और कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांतों पर शिक्षण मशीन आधारित है। देखिए अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत दिया गया था स्किनर के द्वारा, और स्किनर के द्वारा ही शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था। पहला विकल्प इसका सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न आता है आपके सामने, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतः क्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। दोनों तरफ दो अलग अलग स्थानों पर अंतः क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतः क्रिया अगर स्थापित करे और वो दो तरफा हो तो इसको ईमेल कहते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं या CD रोम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, लिख लेना अगर याद नहीं हो तो। राइट आंसर है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इसको कहा जाता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि दो अलग अलग स्थानों पर बैठे जो लोग हैं वो किसी विषय वस्तु पर चर्चा कर सकते हैं, अंतः क्रिया कर सकते हैं किसी भी विषय वस्तु पर, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? उपग्रह जरूरी है, और उपग्रह से ही सूचना तकनीकी के माध्यम से वो अंतः क्रिया करते हैं। दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र, विकल्प देखिए अब, पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं,
अनावश्यक जगह घेरते हैं, संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं और परंपरा का निर्वाह करते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर देखना है यहाँ पे आपको साथियों, सबसे बेस्ट आंसर है संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं। देखिए, आवश्यक जगह घेरते हैं ये तो गलत हो गया, परंपरा का निर्वाह करते हैं ये भी गलत हो गया, और पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाने के लिए ही थोड़ी चित्र बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो संकल्पना दी गई है वो स्पष्ट हो सके, इसलिए पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए जाते हैं। तो तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिता। बहुभाषिता का मतलब है कि एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले जो बालक है वो होते हैं बहुभाषिता। बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। क्योंकि देखिए, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी छात्रों को मिलेगा, अच्छी तरह से दूसरी भाषा भी वो सीख सकते हैं। अतः चौथा विकल्प सही होगा। बाधक तो होगी नहीं, जटिल, कठोर, हतोत्साहित ये तो नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ मित्रों चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं, भाषाई अभ्यास और भाषिक परिवेश। तो साथियों, राइट आंसर बताइए। मित्रों, इसका राइट आंसर है परीक्षाएं भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि देखिए, परीक्षाएं तो मूल्यांकन के लिए होती है, शिक्षण की पूछ रहा है वो तो पाठ्य सामग्री, भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश ये भाषा शिक्षण में इम्पोर्टेंस रखते हैं बजाय परीक्षा के। तो यहाँ पे सबसे कम देखना था तो आपके दूसरा विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है, भाषा, समझिए प्रश्न को, भाषा एक शब्द में प्रश्न दे दिया, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निकलती है। तो मित्रों, सर्वश्रेष्ठ आंसर को चुनना है आपको, और इसका सर्वश्रेष्ठ आंसर है साथियों, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? भाषा एक नियमबद्ध। ऐसा नहीं है कि भाषा आप विद्यालय में सीखते हो, ये गलत है। भाषा ये भी नहीं है कि सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करे, और जरूरी नहीं है कि नियमों की जानकारी से ही निकलती हो। ये सही तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना एक नियमबद्ध व्यवस्था के बारे में पूछे। एक नियमबद्ध व्यवस्था इसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प रहेगा मित्रों प्रश्न नंबर 13 का। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों। 14वां प्रश्न आता है, पठन कौशल से अभिप्राय है वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना, लिपि चिन्हों की पहचान करना और शब्दों को पढ़ना। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बताएं मित्रों। साथियों, इसका राइट आंसर है पढ़कर समझना पठन कौशल का सर्वश्रेष्ठ अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ रहा है और उसको समझ नहीं रहा है तो आप पठन कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं मान सकते। पढ़कर उस चीज़ को समझ भी ले तो वही पठन कौशल का सर्वश्रेष्ठ अर्थ निकलता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप इस चैनल पर लगातार टेस्ट सीरीज करते हो लगातार, तो ये मेरी गारंटी है कि मुझे ना, मतलब आप कुछ भी मानो, कुछ मानो या मत मानो अभी मेरी बात को, लेकिन एग्ज़ाम के बाद वापस चैनल पे आके आप इतना शानदार लैंग्वेज में चैनल के लिए लिखोगे, याद आएगी ये चीज़, हाँ यार हमने बहुत ही अच्छी जगह हमने रीट की तैयारी की थी। साथियों, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है मित्रों, भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं, सर्वदा ये पृथक होते हैं। आधारभूत कौशल कौन कौन से? LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये सर्वदा पृथक होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं या हमेशा अर्जित किए जाते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइए 15वें प्रश्न का। मित्रों, इसका राइट आंसर है
भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? अंतः संबंधित। अब दिमाग में आता है कि यार ये तो क्रमबद्ध रूप से भी सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इनका संबंध एक दूसरे से होता है। सीटेट का प्रश्न है ये, बहुत इम्पोर्टेंट, कोई डाउट नहीं है कि इससे ये अंतर संबंधित होते हैं बजाय क्रमबद्ध रूप से सीखने से। तो मित्रों यहाँ पे दूसरा ही विकल्प सही रहेगा, मानो या ना मानो। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भाषा का प्राथमिक रूप है, नियमबद्ध है भाषा प्राथमिक रूप में, मौखिक है, व्याकरणिक है या लिखित है? तो साथियों राइट आंसर बताइए इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 16 में आपके अनुसार राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों राइट आंसर है, सभी को पता होगा कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, मौखिक। ऐसा नहीं है कि बालक सबसे पहले विद्यालय में जाते ही लिखने लग जाएगा, पहले उस चीज़ को बोलना सीखेगा, फिर बाद में आएगा लिखना। तो मित्रों यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। जाते हैं आप उसको नियम व्याकरण ये थोड़ी पढ़ा सकते, मौखिक रूप से ही आप उसको सिखाओगे। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न आता है साथियों, भाषा शिक्षण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक और समृद्ध भाषिक वातावरण। तो बालक को आप भाषा सिखाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा कारक रहेगा दिए गए विकल्पों में से? साथियों इसका राइट आंसर है समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि भाषा का समृद्ध वातावरण मतलब ऐसा वातावरण प्रदान करो छात्र भाषा सीखते ही चले जाए। तो समृद्ध भाषिक वातावरण दिए गए विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। मित्रों प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? निगमन विधि है, आगमन विधि है, सूत्र विधि है या पुस्तक विधि है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा आगमन विधि। देखिए पीएस स्कूल हो या यूपीएस स्कूल हो, वहाँ पर व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन होती है। अगर विकल्प में आगमन निगमन एक साथ दे रखे तो फिर वो राइट मानेंगे भाई साहब, लेकिन यहाँ पे आगमन निगमन साथ में नहीं है, तो दूसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पद्धति बड़ी कक्षाओं के लिए छोटी कक्षाओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी है? तो सीधी सी बात है, बड़ी कक्षाओं के लिए दिए गए पद्धतियों में से कौन सी उपयोगी है? मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति और सभी? साथियों इसका राइट आंसर रहेगा प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति को प्रयोजना पद्धति भी कहा जाता है और ये उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी रहती है बजाय छोटी कक्षाओं के, जबकि मॉन्टेसरी और डाल्टन ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। कौन सा विकल्प है सही? तीसरा। प्रश्न नंबर 20 है, कोल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रतिपादन किया? जनक पूछ रहे हैं कोल्डवेल कुक किस विधि के जनक है? बालोद्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, दल विधि और खेल विधि? तो साथियों इसका राइट आंसर है खेल विधि के जनक है कोल्डवेल कुक, जबकि बालोद्यान विधि के जनक है फ्रोबेल, प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपेट्रिक और दल शिक्षण विधि के जनक है डेविड वार्डिंग। तो यहाँ पे इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। मित्रों प्रश्न नंबर 21 आता है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? कि आत्मीकरण करा दिया, गद्य शिक्षण की बात चल रही है ये, उसके बाद अर्थग्रहण में सहायता कि बच्चे जो अर्थग्रहण है वो उसमें और अच्छे तरीके से उसको कैच कर ले, तो इसके लिए कौन सा वाचन सबसे उपयुक्त रहेगा? अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन और आदर्श वाचन? तो मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा मौन वाचन, क्योंकि देखिए अर्थग्रहण में सहायता मौन वाचन से सर्वाधिक मिलती है। समवेत वाचन से थोड़ी अर्थग्रहण होगा, आदर्श वाचन अध्यापक करेगा, अनुकरण वाचन छात्र करेंगे, लेकिन अर्थग्रहण इससे नहीं होता है, मौन वाचन से अर्थग्रहण होता है। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे मित्रों। 22वां प्रश्न है, एक बार देखना हजारों बार सुनने से बेहतर है। कितनी बड़ी बात है, एक बार देख लो और हजारों बार सुन लो, बात बराबर है। यह कथन किसके महत्व को बताता है?
पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री के महत्व को, शिक्षण के महत्व को, पाठ्यक्रम के महत्व को और उपरोक्त सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर बताना है आपको। मित्रों इसका राइट आंसर है पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री के महत्व को दर्शाता है। क्योंकि देखिए एक बार देखना, किसी चीज़ को आप देख लो तो सुनने से वो बहुत बेहतर हो जाती है, तो इसलिए इसका पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री के संदर्भ में ये बात कही गई है। पहला विकल्प ही सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 23वां प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है और पिछले सीखे हुए ज्ञान को नए अधिगम से अलग करती है। तो साथियों साइकोलॉजी टाइप का प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन शिक्षण विधियों के अंतर्गत भी साइकोलॉजी के प्रश्न आ जाते हैं। मित्रों इसका राइट आंसर है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्योंकि देखिए स्मरण शक्ति को मजबूत अभिप्रेरणा से थोड़ी होती है, एक दिशा में सोचना ये गलत है और सीखे हुए ज्ञान को नए अधिगम से अलग तो करती ही नहीं है। मित्रों सबसे बेस्ट आंसर है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। प्रथम विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों। 24वां प्रश्न है, एक छात्र पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है, छात्र की अधिगम संबंधी यह किस प्रकार की समस्या है? पेंसिल ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है भैया, बच्चा है, छोटा है, कोई दिक्कत आ रही है उसके, क्या दिक्कत आ रही है? भाषा कौशल संबंधी समस्या आ रही है उसके, अवधान संबंधी समस्या आ रही है उसके, गामक कौशल संबंधी समस्या आ रही है या अधिगम प्रक्रिया संबंधी समस्या आ रही है उसके। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताना है आपको, इसका सही आंसर क्या रहेगा? साथियों इसका राइट आंसर रहेगा गामक कौशल संबंधी ये समस्या है। गामक साथियों कौन सी समस्या है ये? गामक कौशल संबंधी। गामक कौशल वही छोटी छोटी जो क्रियाएं होती है वो गामक कौशल के अंतर्गत आ जाती है। तो जैसे पेंसिल पकड़ना, पेन चलाना, ये सभी चीजें गामक कौशल के अंतर्गत ही आती है। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से या उपयुक्त सभी से। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किससे किया जाता है? साथियों इसका राइट आंसर है मूल्यांकन से इसका निर्णय किया जाता है कि कोई वस्तु कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कम है, ज्यादा है, इन चीजों का। तो मूल्यांकन से इसका निर्णय ही किया जाता है। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। मापन में तो अंक प्रदान किए जाते हैं, परीक्षा से इसका निर्णय नहीं कर सकते आप, दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। गणित एक भाषा है, यह कथन किसका है? रोजर बेकन ने यह कहा था, जे विलार्ड गिब्स ने यह कहा था, कांट महोदय ने यह कहा था या नेपोलियन ने यह कहा था? तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि गणित एक भाषा है, यह कथन किसने कहा था? साथियों राइट आंसर है जे विलार्ड गिब्स के द्वारा यह कहा गया था कि गणित एक भाषा है। दूसरा विकल्प सही है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। कथन कह दिया तो कह दिया, याद रखो बस, दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। 27वां प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? आरंभिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में या उच्च कक्षाओं में? तो सीधी सी बात है यार, उच्चारण बड़ा होने पे थोड़ी सही होता है। उच्चारण तो शुरुआत में, प्रारंभ में ही सही किया जाना चाहिए। कौन सा विकल्प सही है मित्रों? बिल्कुल आरंभिक कक्षाओं में उच्चारण सुधारने का कार्य करना चाहिए, न कि माध्यमिक, न उच्च माध्यमिक। कौन सी? आरंभिक। जब बच्चा शुरू में उच्चारण में गलतियां करता है तभी उसके उच्चारण को सुधारने का कार्य किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। किस विधि में छात्र को नियम बताकर रटा दिया जाता है कि भाई इसका नियम ये है और रटा दिया जाता है? जैसे आपको क्रय मूल्य या फिर जैसे लाभ का सूत्र है, क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का निकालने का सूत्र है, सरल ब्याज का सूत्र है, ऐसे सूत्र बता दिया और उसको रटा दिया जाता है। कौन सी विधि में? आगमन विधि में, निगमन विधि में, व्याख्यान विधि में या व्यास विधि में? साथियों इसका राइट आंसर आता है
निगमन विधि में पहले सूत्र बता देंगे, फिर उसके अनुसार ही सवाल कर देंगे, तो सूत्र को रट लो और बस। ऐसे तो किया जाता है निगमन विधि में। जबकि आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उदाहरण से नियम निकालते हैं, फिर सवाल करते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको दूसरा विकल्प सही करना है ऐसा प्रश्न आने पर। प्रश्न नंबर 29 है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। कैसा लगा यार टेस्ट, कमेंट करके इस वीडियो में जरूर जाना। जितने प्रश्न सही होते हैं वो भी कमेंट करके जाना और ये भी बताना कि कैसा लगा। तो मित्रों, नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कैसी है, कौन सी है? कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच विधि, अर्थबोध विधि और व्याख्या विधि। दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए कि नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है। मित्रों, राइट आंसर है कक्षा अभिनय विधि नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त प्रणाली है। रंगमंच विधि भी उपयुक्त है लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए, और साथ में इसमें खर्चा भी बहुत आता है। अर्थबोध विधि नाटक शिक्षण में नहीं होती है, गद्य शिक्षण में है ये। व्याख्या विधि इतनी ज्यादा उपयोगी नहीं है। प्रश्न नंबर आज का अंतिम देखते हैं, 30वां प्रश्न। किस विधि में शिक्षा देने वाले शिक्षक को अच्छा वक्ता होना चाहिए? अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला, एक्सप्लेन अच्छी तरह से वो कर सके। जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं ना, पढ़ाते तो सब है लेकिन किसी टीचर का बहुत अच्छा समझ में आता है, किसी का नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा अच्छा वक्ता कौन सी विधि में होना चाहिए? व्याख्यान विधि में बहुत जरूरी है ये, कहानी विधि में जरूरी है, सूत्र विधि में जरूरी है, या प्रदर्शन विधि में जरूरी है? साथियों, इसका राइट आंसर है सबसे मेनली अच्छा वक्ता व्याख्यान विधि में होना जरूरी है, क्योंकि व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। अगर अच्छा वक्ता नहीं रहेगा तो शिक्षण बिल्कुल ही अप्रभावी हो जाता है। पहला विकल्प सही है मित्रों। कैसा लगा टेस्ट, कमेंट करके जाए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।